हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है नगरीय बस्तियां। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ग्रामीण बस्तियों के बारे में, उसके प्रभावित करने वाले कारक और ग्रामीण बस्ती के प्रकारों का अध्ययन पिछले वीडियो तक हमने कर लिया था। आज हमारा टॉपिक है दूसरे नंबर का, वो है नगरीय बस्तियां। देखिए, नगरीय बस्तियां होती क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। देखिए, नगरीय बस्तियां, अब देखिए नगरीय बस्तियां, पहली चीज तो आपकी द्वितीय व तृतीय क्रिया कलापों पर आधारित है। मतलब नगरीय बस्तियां वो बस्तियां जिसमें लोग क्या कार्य करते हैं, जैसे कि विनिर्माण कार्य, परिवहन, संचार व सेवाएं। अब सेवाएं कौन सी, जैसे कि डॉक्टर, वकील, धोबी, नाई आदि। ऐसी कई प्रकार की सेवाएं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दी जाती है। मतलब एक ऐसा स्थान, एक ऐसी बस्तियां जिसमें लोग संलग्न है, मतलब जुड़े हुए हैं। विनिर्माण मतलब प्रकृति से जो वस्तु प्राप्त होती है उसे कल कारखानों के माध्यम से उसके रूप में परिवर्तन करके उसे मूल्यवान बना देना, ये विनिर्माण कहलाता है। और ये कहां पर होता है कार्य, नगरीय बस्तियों में। परिवहन का कार्य, संचार का कार्य और इतनी सारी जो सेवाएं हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है, वो सब नगरीय बस्तियों में होती है। मतलब इसमें लोग जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अगला बिंदु आता है नगरीय बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, नगरीय बस्तियां जो होती है, अब कहां पर बसती है, मतलब नगरीय बस्ती का बसने का स्थान कौन सा होता है। दूसरी चीज, इसके प्रभावित करने वाले कारक, मतलब वो कौन कौन से कारक है जिसकी वजह से नगरीय बस्तियां वहां पर बस जाती है। पहली चीज, स्थिति। नगरीय बस्तियों के अंदर स्थिति अहम बिंदु है। जहां पर भी बस्ती है उस स्थिति को आधार बनाकर ये हम कह सकते हैं, मतलब उसका बसने का जो स्थान होता है वो स्थिति कहलाती है। अब वो स्थिति कौन सी, वो स्थिति आप कह सकते हैं जैसे कि जल की उपलब्धता, ठीक है, उपजाऊ मैदान, ठीक है, इसके अलावा परिवहन व्यवस्था, ठीक है, इसके अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, जैसे कि शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, ये सारी व्यवस्थाएं। इसके अलावा घर बना रहे हो तो उसे आसानी से गृह निर्माण सामग्री, ठीक है, मिल जाए, ठीक है। इसके अलावा नगरीय बस्तियां उन क्षेत्रों में भी बसती है जहां पर सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उसको या उसमें रहने वाले व्यक्तियों को मिल जाए, वहां पर नगरीय बस्तियों का निर्माण होता है। और ये सारे के सारे जो कारक है आपके, स्थिति, जल की उपलब्धता, उपजाऊ मैदान, परिवहन, शिक्षा या गृह निर्माण सामग्री जो भी होती है, ठीक है, गृह निर्माण सामग्री लिखेंगे यहाँ पे, सामग्री मिल जाए। तो ये सारे बिंदु जो है वो आपके नगरीय बस्तियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ये अगर उपलब्ध है, ये व्यवस्थाएं अगर अच्छी है तो नगरीय बस्तियां बस जाती है, नहीं तो वो बस्तियां नहीं बस पाती। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। नगरीय बस्तियों को प्रभावित करने के बाद में हम बात करेंगे नगरीय बस्तियों के प्रकार। टॉपिक डालेंगे अपन नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण।
या हम कह सकते हैं प्रकार, कि आपकी नगरीय बस्तियां कितने प्रकार की होती है। पहला बिंदु आपका वो आता है जनसंख्या के आकार के ऊपर, जनसंख्या का आकार के आधार पर, ठीक है। दूसरा बिंदु जो आता है वो है व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना, ठीक है। तीसरे नंबर पे जो बिंदु आता है वो है प्रशासन, ठीक है। और चौथे नंबर पे आता है स्थिति। ये चार बिंदु जो है इन आधारों पर नगरीय बस्तियों को बांटा गया है, ये वर्गीकरण है। लेकिन इन बिंदुओं को समझने से पहले, ये चारों बिंदुओं को समझने से पहले हम समझेंगे नगरीय बस्तियों का सर्वप्रथम निर्माण हुआ कैसे, ठीक है। अगर हम नगरीय बस्तियों की बात कर रहे हैं तो नगरीय बस्तियां है क्या। देखिए, अब मैं बात करूं पुराने समय में जाता हूं मैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम नगरीय बस्ती की। प्रथम नगरीय बस्ती कहां पर बसी? लंदन में, ठीक है। लंदन में बसी थी, और इसलिए बसी थी क्योंकि यहां पर जो जनसंख्या थी वो 10 लाख से अधिक थी, और ये समय था 1810 का, 1810 ईस्वी में। जनसंख्या का आकार कितना था? 10 लाख तक। दूसरा, आप अगर नगरीय बस्तियों की बात करें तो अगर हम 1982 के समय जाएं तो 1982 के अंदर करीब 1982 में करीब 175 नगर थे। कितने नगर थे? 175 नगर थे। और ये 175 नगर वहां पर थे जहां पर 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी। ये वहां थे जहां 10 लाख से अधिक जनसंख्या थी, ठीक है। इसके अलावा आप 1800 के अंदर जाते हैं तो 1800 में 1800 ईस्वी के अंदर जाते हैं तो 1800 ईस्वी के अंदर केवल 3% जनसंख्या नगरीय बस्तियों में निवास करती थी। यह भी पुराना समय हो गया। 1800 ईस्वी में 3% से भी कम जनसंख्या नगरों में निवास करती थी। ये कुछ विशेषता है नगरीय बस्तियों से संबंधित, ठीक है। और सुनिए नगरीय बस्तियों की और बात, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं, लिख लीजिए, ठीक है। आगे की ओर बढ़ते हैं। एक बिंदु और है नगरीय बस्तियों से संबंधित। आपके जो नगरीय बस्तियां हैं, ये नगरीय बस्तियां वर्तमान समय की हम बात करें प्रेजेंट में, तो वर्तमान समय में 54% जनसंख्या जो है प्रेजेंट में निवास करती है। कहां पर? नगरों के अंदर, ठीक है। वर्तमान समय में 54% जनसंख्या नगरों में निवास करती है, ठीक है। ये तो बात हुई नगरों से संबंधित कुछ विशेषताएं मैंने आपको बताई। मैंने बताया नगरीय बस्तियों की परिभाषा, नगरीय बस्तियों को प्रभावित करने वाले कारक, और एक मैंने बताया आपको कुछ नगरियों के बारे में कि नगरीय बस्तियां किस प्रकार से बसी हुई है। अब हम बात करते हैं किसकी? नगरीय बस्तियों के प्रकारों की, ठीक है। नगरीय बस्तियां सामने दी हुई है, 4 प्रकार की बस्तियां बटी हुई है, और भी आगे कार्यों के आधार पे भी हम देखेंगे, पर अभी प्रेजेंट टाइम पे हम मुख्य रूप से 4 बिंदु देखेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? जनसंख्या का आकार के आधार पर। देखिए, जनसंख्या के आकार की हम बात करें तो नगरीय श्रेणी में आने के लिए, अगर मैं नगरीय श्रेणी में आने के लिए बात करूं, नगरीय बस्तियों की श्रेणियों में आने के लिए
हर देश का एक मापदंड है जनसंख्या के आकार का, ठीक है। मतलब नगरीय बस्तियों की श्रेणी में अगर कोई क्षेत्र आना चाहता है तो जनसंख्या के आकार की सबसे निचली अगर सीमा देखी जाए तो कहां पर, मैं बताता हूं आपको। नगरीय बस्तियों की श्रेणियों में आने के लिए जनसंख्या के आकार की निम्न सीमा, अब निम्न सीमा किस जगह पे है? सबसे निम्न सीमा की हम बात करें तो कोलंबिया में। कहां पर है? कोलंबिया में। आपको पता होना चाहिए कोलंबिया में कम से कम किसी क्षेत्र के अंदर 1500 व्यक्ति होना आवश्यक है। कितने व्यक्ति? 1500 व्यक्ति, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर और चलते हैं, जैसे कि पुर्तगाल। मैं पुर्तगाल की बात करूं तो पुर्तगाल के अंदर कम से न कम, अगर उस क्षेत्र की हम बात करें तो 2000 व्यक्ति होने चाहिए। अमेरिका की बात करूं, अमेरिका की, ठीक है ना, अमेरिका या अमेरिका के जो आसपास, अमेरिका के अलावा, अमेरिका में रहने वाले लोगों के अलावा वहां पर आसपास का जो क्षेत्र है उसकी बात करूं। और अगर मैं थाईलैंड की बात करूं, कहां की बात करूं? थाईलैंड की, अमेरिका की, तो यहां पे कम से ना कम 2500 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 2500 व्यक्ति किसी क्षेत्र में होना आवश्यक है। इसके अलावा अगर मैं भारत की बात करूं तो भारत में 5000 व्यक्ति व साथ में 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये होना आवश्यक है। कहां पर? भारत के अंदर। मतलब भारत की एक कह दीजिए एक नियम मान लीजिए, एक गाइडलाइन है एक तरीके से, कि भारत के अंदर अगर जनसंख्या नगरीय क्षेत्र में है तो उसकी एक सीमा है, 5000 व्यक्ति उस क्षेत्र में हो, साथ में वहां पर 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने जरूरी है, तब जाके वो किस में आएगा? नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। और एक आपका मैं जापान की बात करूं तो जापान में कम से कम 3000 व्यक्ति, कितने व्यक्ति? 3000 व्यक्ति, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं इस जगह। जापान में 3000 व्यक्ति क्षेत्रों में होने आवश्यक है, तभी वह क्षेत्र नगर की श्रेणी में आएगा, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको जनसंख्या के आकार के आधार पे बताया कि भाई जनसंख्या के अंतर्गत किस तरीके से व्यक्ति निवास कर सकते हैं और वो क्षेत्र नगर के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर और भी आगे देखते हैं, और भी कुछ ऐसे देश हैं जिनके नाम दिए हुए हैं, जैसे कि शॉर्ट में बता देता हूं आपको। जैसे कि आपका डेनमार्क है, स्वीडन है, फिनलैंड है, ठीक है। डेनमार्क, स्वीडन, और इसके अलावा आपका एक देश है फिनलैंड। यहां पे व्यक्ति हो कितने? 250 व्यक्ति। कितने व्यक्ति बताए? 250 व्यक्ति, ठीक है, नगरीय क्षेत्र में आ जाएगा। आइसलैंड की बात करूं, आइसलैंड की बात करूं तो आइसलैंड के अंदर न्यूनतम जो जनसंख्या 300, ठीक है। और मैं वेनेजुएला की बात करूं तो जनसंख्या कितनी? 1000 व्यक्ति होने चाहिए, ठीक है। तो ये तो मैंने बात की किसकी? जनसंख्या के आकार की। अब मैं बात करूंगा किसकी? व्यावसायिक संरचना। सेकंड नंबर का पॉइंट आता है व्यावसायिक संरचना। देखिए दूसरे नंबर का पॉइंट है अपना व्यावसायिक संरचना। देखिए व्यावसायिक संरचना जो होती है ये व्यवसाय के आधार पर होनी चाहिए
इसमें एक उदाहरण दिया है इटली का, ठीक है। इटली में लोग जो है, ठीक है, इटली में जो लोग हैं नगर की श्रेणी में तब आएंगे, मतलब इटली में लोगों की जनसंख्या 50% गैर कृषि कार्यों में कार्य करे, ठीक है। ये हम लिख देंगे, इटली में नगर उसे कहते हैं जहां जनसंख्या का 50% गैर कृषि कार्यों में कार्य करे, तथा भारत में इसका मापदंड जो है कितना है, 75% तक, ठीक है। मतलब भारत में 75% लोग गैर कृषि कार्यों में काम करें, मतलब कृषि कार्य नहीं करे, वो अदर काम करे, जैसे कोई दुकान है, शिक्षा है, ऐसे विभागों में काम करने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये दूसरे नंबर का टॉपिक कंप्लीट होता है अपना। अब अगला पॉइंट आता है अपना प्रशासन, देखेंगे प्रशासन के बारे में। तीसरा बिंदु आता है प्रशासन। देखिए प्रशासन जो है, देखिए प्रशासन की बात करूं तो भारत सरकार जो है, इस भारत सरकार या भारत में जो नगर है वो प्रशासनिक कार्य के आधार पर नगरों का भी विभाजन होता है, या हम कह सकते हैं वे क्षेत्र जहां पे नगर के अंदर प्रशासन संबंधित कार्य हो, ठीक है। भारत में वे क्षेत्र जहां प्रशासन संबंधित कार्य हो, जैसे, अब जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह दीजिए नगर पालिका। अब नगर पालिका जहां पर है नगर कहलाएगा, जैसे कि छावनी बोर्ड कहलाएगा नगर, ठीक है। इसके अलावा आपके अनुसूचित अगर समिति कहीं पर बनी हुई है या समिति क्षेत्र है तो वो भी आपके किस में आएगा, प्रशासन के श्रेणी में आता है। जैसे कि ब्राजील जो है, ब्राजील और बोलीविया, ठीक है, यहां पर प्रशासनिक केंद्र उपस्थित है, ठीक है। विदेश की बात कर रहा हूं मैं, कहां पर बताया मैंने आपको, ब्राजील व आपके क्या नाम बताया मैंने, बोलीविया में नगरीय प्रशासनिक केंद्र उपस्थित है। ये बात हुई प्रशासन की, मतलब जहां पर नगर पालिका हो, छावनी बोर्ड कौन से होते हैं, जहां पे सैनिक आवास हो, कौन से आवास हो, सैनिक आवास, या अनुसूचित जो समितियां होती है वहां पर आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है अपना चौथा बिंदु है स्थिति। चौथा बिंदु कौन सा आता है अपना, स्थिति का। 4 नंबर का पॉइंट डालेंगे, स्थिति। देखिए स्थिति की हम बात करें तो स्थिति में हम चलते हैं, नगरीय केंद्र जो होते हैं, इस नगरीय केंद्रों की जो स्थिति होती है उसके द्वारा जितने भी संपर्क कार्य के आधार पर, हम कह सकते हैं संपन्न कार्य के आधार पर, स्थिति और संपन्न कार्य के आधार पर इन नगरों का निर्माण किया गया, ठीक है। इन नगरों का निर्माण किस आधार पर, स्थिति व कार्यों के आधार पर, ठीक है। स्थिति और कार्यों के आधार पर इनका निर्माण हुआ, ठीक है। अब आगे बढ़े तो हम बात करें ऐसे कौन से कार्य हैं, जैसे कि अब वो कार्य कौन से होते हैं, जैसे कि मान लीजिए औद्योगिक नगर है, औद्योगिक नगर की बात करें अपन। अब यहां पर कौन से कार्य होते हैं, उद्योग से संबंधित, तो नगर हो गए। सेना नगर है, यहां पे सैनिक से संबंधित कार्य, छावनी बोर्ड, ठीक है। इसके अलावा मान लीजिए समुद्री पत्न है, समुद्री पत्न मतलब समुद्री पत्न नगर, मतलब ये एक समुद्र पे जो बंदरगाह होते हैं
तो बंदरगाह का क्या कार्य होता है, उस कार्य के आधार पर इन नगरों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और मैं बता दूं आपको, सामरिक नगर होते हैं। कौन से नगर होते हैं, सामरिक नगर। ठीक है, अब सामरिक नगर जो होते हैं वो स्थिति के आधार पर बसे हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूं आपको, इनकी जो स्थिति होती है, पुराने जो आपके प्राकृतिक एक स्वरूप कह दीजिए या प्राकृतिक सुरक्षा। ठीक है, सामरिक नगर जो होते हैं, राजनीतिक नगर कैसे कह दीजिए, सामरिक नगरों की सुरक्षा प्राकृतिक आधार पर सुरक्षित रहते हैं। इसके अलावा सामरिक नगर हो गया, और एक नगर और है जैसे कि खनिज नगर। अब सीधी सी बात है, खनिज नगर वो नगर होते हैं जहां पे खनिज निकलता हो। तो ये आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं, आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप औद्योगिक नगर में चले जाइए, जैसे कि औद्योगिक नगर में क्या काम होता है, ये नगर केंद्र स्थायी कच्चे माल के लिए उपयोगी होते हैं। किसके लिए, कच्चे माल के रूप में, है ना, यहां लिख देता हूं मैं, औद्योगिक नगर। ये नगर औद्योगिक कच्चे माल के रूप में उपयोगी। ठीक है, आगे बात समझ में। इसके अलावा पर्यटन नगर मान लीजिए, पर्यटन नगर। अब पर्यटन नगर का काम क्या होता है, ये भूदृश्य काफी रोचक या कह दीजिए आकर्षित नगर होते हैं। ठीक है, मतलब वहां पर कार्य ही क्या होता है, पर्यटन का। एक होता है ऐतिहासिक नगर। अब ऐतिहासिक नगर आप जानते ही हैं, जो इतिहास से जुड़े हो, जैसे कि दुर्ग होते हैं, है ना, जैसे कि किले होते हैं, जैसे कि महल होते हैं। इनके आधार पर इन नगरों का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। जैसे कि मैं जयपुर की बात करूं, अब जयपुर के अंदर किले मिलेंगे, दुर्ग मिलेंगे, तो वो जयपुर नगर एक तरीके से ऐतिहासिक नगर की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इनको हम बोलते हैं स्थिति और कार्यों के आधार पर। इनके कार्य भी मैंने बता दिए, कार्य है इनके, और स्थिति भी मैंने बता दिया। ठीक है ना, कहां पर बसे हुए हैं उस आधार पर, और इनके कार्यों के आधार पर। जैसे सेना नगर है, कार्य है, उसके काम है सैनिक कार्य, तो उसके आधार पर बस गए। और स्थिति के आधार पर मैंने यहां बताया, जैसे दुर्ग, किले, महल, इनकी कुछ स्थितियां होती है, उस आधार पर ये बसते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए नगरों का वर्गीकरण किस आधार पर, कार्यों के आधार पर। अगर मुख्य रूप से देखा जाए, किसके आधार पर, नगरीय बस्तियों के प्रकार, किसके आधार पे, कार्य के आधार पर। ठीक है, अब देखिए कार्य आधार पर कौन कौन से, जैसे अभी मैंने पिछले टॉपिक में बताया आपको, कार्य के आधार पर हम कह सकते हैं, जैसे कि प्रशासनिक नगर देख लीजिए, प्रशासनिक नगर। अब आपको ये पता होना चाहिए प्रशासनिक नगर, जैसे मैंने अभी पिछले टॉपिक में बताया आपको, राष्ट्र की राजधानी जहां पर होती है, या कह दीजिए राष्ट्र की राजधानी जहां पर केंद्रीय सरकार के प्रशासनिक कार्यालय हो। ठीक है, राज्य की या राष्ट्र की राजधानियों व केंद्रीय सरकार की प्रशासनिक कार्यालय हो। कार्य हो गया, उसके काम मतलब कार्य, वो अपने कार्य कहां से करता है, प्रशासनिक नगर से, प्रशासनिक नगर कहलाते हैं। अब ऐसे नगर कौन से, उदाहरण के तौर पर जैसे कि दिल्ली है, ये प्रशासनिक नगर है। ठीक है, जैसे कि दिल्ली प्रशासनिक नगर हो गया भारत का। जैसे कि संघाई है, दहल किसका, चाइना का हो गया। जैसे कि उदाहरण के तौर पर
कैनबेरा, ये भी प्रशासनिक विश्व स्तर पर बता रहा हूं आपको मैं, सॉरी संघाई नहीं बीजिंग, क्या संघाई नहीं होगा, बीजिंग चीन का, ठीक है, कैनबेरा हो गया। इसके अलावा आप अदीस अबाबा पढ़ेंगे इसके बारे में, अदीस अबाबा, ठीक है। और सुनिए जैसे वाशिंगटन डीसी, डीसी, ये सारे के सारे कौन से हो गए, प्रशासनिक, प्रशासन संबंधित कार्य यहां पे होते हैं, इसलिए इनको प्रशासनिक नगर बोल दिया, ठीक है। इसके अलावा दूसरे नंबर पे जो आता है कार्य के आधार पर, जैसे कि व्यापारिक, व्यापारिक व व्यावसायिक, ठीक है। व्यापारिक और व्यावसायिक ये वो नगर होते हैं जहां पर कृषि बाजार कस्बों के रूप में, किसके आधार पर, ये नगर कृषि बाजार कस्बों के रूप में मौजूद होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे कि विनिपेग, ठीक है, विनिपेग के अलावा आपका कसाव नगर, ये आपके कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आपके व्यापारिक रूप से कृषि के आधार पर हो गया वह। इसके अलावा आप बात करें व्यापारिक रूप से जहां पे बैंकिंग लेन देन आप बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वित्तीय संबंधित कार्य होते हैं, ठीक है, वित्तीय संबंधित कार्य जहां पर होते हैं वे नगर सारे के सारे इसके अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के तौर पे इसके भी उदाहरण हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आपका मान लीजिए फ्रैंकफर्ट, ठीक है, फ्रैंकफर्ट है, और एम्स्टर्डम्स, ठीक है, ये देशों के नाम है, मतलब क्षेत्रों के नाम है जहां पर ये व्यवस्थाएं। या इसके अलावा विशाल अंतर्देशीय केंद्र, विशाल अंतर्देशीय केंद्र, विशाल अंतर्देशीय केंद्र, विशाल अंतर्देशीय केंद्र कौन से होते हैं, जैसे कि मैनचेस्टर, ठीक है, जहां पर एक तरीके से विशाल मात्रा में आंतरिक रूप से, मतलब एक देश से दूसरे देश के बीच में जो व्यापार स्थापित हो, जैसे कि मैनचेस्टर नाम सुना होगा आप लोगों ने मैनचेस्टर का। इसके अलावा और ये सेंट लुइस, ये भी आपके इस व्यापारिक और व्यावसायिक श्रेणी में आते हैं, ये देश या ये क्षेत्र। इसके अलावा इसी व्यापार और व्यावसायिक में परिवहन केंद्र आते हैं, और परिवहन केंद्र के रूप में जैसे कि आप बात करें पाकिस्तान में जाइए, लाहौर, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण परिवहन केंद्र माना जाता है। इसके अलावा बगदाद है, ठीक है, और इसके अलावा आगरा भारत का प्रमुख है। इसको आप परिवहन की श्रेणी में रखेंगे, जो कि आपके कार्यों के आधार पर, मतलब यहाँ पे परिवहन संबंधित कार्य होते हैं, यहाँ पे विशाल अंतर्देशीय केंद्र कार्य होते हैं, यहाँ पर आप मान लीजिए कृषि बाजार का कार्य होता है, यहाँ पर बैंकिंग संबंधित वित्त संबंधित कार्य होते हैं। इन क्षेत्रों के अंदर कृषि बाजार के अंदर विनिपेग, कैसांग, बैंकिंग और वित्त संबंधित कार्य कहाँ पर, फ्रैंकफर्ट व एम्स्टर्डम, विशाल अंतर्देशीय केंद्र के रूप में मैनचेस्टर, सेंट लुइस, और परिवहन केंद्र के रूप में लाहौर, बगदाद और आगरा, ये प्रमुख माने गए हैं, ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसके अलावा हम बात करें कार्यों के आधार पर, तो देखिए आप तीसरे नंबर पे आता है सांस्कृतिक कारक, सांस्कृतिक नगर के रूप में। अब देखिए ये नगर जो होते हैं, इन नगरों का निर्माण ही तीर्थ स्थल के रूप में हुआ। यहाँ पे कार्य कौन सा होता है, तीर्थ स्थल के रूप में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम भारत की बात करें, जैसे कि जगन्नाथपुरी है, जैसे कि वाराणसी, जैसे कि मुस्लिमों का मक्का, ठीक है, जैसे कि आपके जो जेरूसलम, ये सारे के सारे जो है वो कार्य कौन से, तीर्थ स्थल के काम है, और ये नगरों का निर्माण हो जाता है, ठीक है। चौथे नंबर पे और देखिए अलग अलग मैं बता दूं, जैसे कि स्वास्थ्य,
मनोरंजन की बात करूं तो ऐसे देश कौन से, जैसे कि आपका मियामी है ना, मियामी और आपके पणजी, ठीक है। इसके अलावा आपके कौन सा औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं मैं, औद्योगिक क्षेत्र की बात करूं तो आपके पिट्सबर्ग और साथ में आपका कौन सा जमशेदपुर, ठीक है। इसके अलावा बात करूं मैं खनन की तो खनन में कौन कौन से हैं, जैसे कि ब्रोकन हिल्स, ठीक है, और इसके साथ में धनबाद, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं परिवहन की, ये सारे क्षेत्र इनके आधार पर बटे हुए, जैसे कि सिंगापुर और साथ में कौन सा मुगल सराय। तो ऐसे नगर जो इन कार्यों के आधार पर बटे हुए हैं, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में बताया मैंने आपको, ये आपके नगरीय बस्तियों का वर्गीकरण है पूर्ण रूप से। ये नगरों की बस्तियां किसे कहते हैं, नगरों को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ नगरियों के बारे में किस तरीके से नगरों का जन्म हुआ, नगरों के प्रकार जिसमें जनसंख्या का आकार, व्यावसायिक संरचना, प्रशासन से स्थिति, ये सारी व्यवस्थाएं जो है नगरों के अंतर्गत आती है। भारत में ध्यान रखना, भारत के अंदर 5000 व्यक्ति होने चाहिए और प्रति वर्ग किलोमीटर में 400 व्यक्ति होना आवश्यक है। इस तरीके से नगरों का निर्माण हुआ है। ये मैंने आपको कार्यों के आधार पर बताया, जैसे कि औद्योगिक नगर है तो यहाँ पे उद्योग संबंधित कार्य होते हैं जमशेदपुर, जैसे कि खनन कार्य है तो यहाँ पे धनबाद में होता है, परिवहन है जैसे कि मुगल सराय में होता है। तो इस तरीके से आपके नगरों का निर्माण हुआ है कार्य के आधार पर, प्रशासनिक के आधार पर, स्थिति के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर, व्यावसायिक आधार पर, स्थिति के आधार पर, ऐसे कार्यों को आधार पर नगरों का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।